हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 21 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 21 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, अभी 2 दिनों के लिए घर आया हुआ हूं, तो आज और कल 2 दिन आपको वीडियो ये लैपटॉप मोड में मिलेगी, पेन टैबलेट मोड में। उसके बाद फिर से हम लोग डिजिटल बोर्ड पर आएंगे। तो कृपया धैर्य बनाए रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर से। कल हम लोगों ने पढ़ा था 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पेरिस पैरालंपिक में ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के लिए सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को चुना गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है रायपुर छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया है। विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें। छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता कैनबरा में आयोजित हुई। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए जो गठित की गई थी संयुक्त संसदीय समिति, उसके अध्यक्ष बनाए गए जगदम्बिका पाल। भारत की एमएसएमई और यूएसए की एसबीए दोनों के बीच में समझौता हुआ है। कल इसमें हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। नई दिल्ली में ये डील हुई थी। और अभी हाल ही में आईसीसी ने अंडर 19 विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2025 के वेन्यू का डिसीजन कर लिया है। मतलब कहां पर आयोजन होगा, ये मलेशिया में आयोजित होने वाला है। 2025 में होगा, दूसरा संस्करण होगा। और वहीं प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सचिन तंवर। अगस्त 2024 में यूट्यूब के पूर्व सीईओ सुजान वॉस्की का निधन हो गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं दोस्तों, रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है और आज और कल बस केवल 2 दिनों के लिए और रहेगा। ये ध्यान रहे, 21 और 22 अगस्त तक और रहेगा। ठीक है, तो आज और कल जिनको जिनको ऑफर का फायदा उठाना है उठा सकते हैं। 80% वीडियो कोर्सेज पर आपको डिस्काउंट देखने को मिलेंगे और बहुत सारी ई बुक्स पर भी। तो आप एमजेटी ऐप पर जा करके इसका फायदा उठा सकते हो। इसके लिए कूपन कोड में आपको डालना है राखी, राखी कैपिटल लेटर विदाउट इन स्पेस, आपको राखी लिखना है तो आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, चलिए बहुत प्रकार के कोर्सेज हैं, मैं यहाँ एक एक करके नाम नहीं ले सकता, आप जा करके उसमें देख सकते हो। सब में वीडियो कोर्सेज के डेमो भी अवेलेबल हैं। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाए गए सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? तो दोस्तों, सद्भावना दिवस ये मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती पर। 20 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और इसीलिए मनाया जाता है। इनकी मृत्यु के अवसर पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो दोनों ही याद रखना है आपको। ये 1984 तक 1984 से 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे, भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री ये रहे। तो सद्भावना दिवस पहली बार मनाया गया था 1992 में। इनका निधन हुआ था 1991 में। एक्चुअली में एलटीटीई नाम का एक संगठन था, आतंकवादी संगठन। तो इसी के कुछ लोगों ने, कुछ मेंबर्स ने यहाँ पर ह्यूमन बम बन करके इनकी जान ले ली थी। राजीव गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है वीर भूमि, ये भी आप याद रखिएगा। 21 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस। ठीक है, एक जयंती पर, एक इनकी पुण्यतिथि पर। अच्छा, यहाँ पर कुछ और ऐसे महापुरुषों के जयंती और पुण्यतिथि पर मनाए गए दिवस, इनको आप लोग रिकॉल कर सकते हो। जैसे शुरुआत करेंगे हम लोग जनवरी महीने से, फिर दिसंबर तक चलेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं जो किसी चर्चित व्यक्ति या महापुरुषों के नाम पर हैं, उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, रिकॉल करेंगे। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को दोस्तों शहीद दिवस मनाते हैं महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर। ध्यान रहे, शहीद दिवस 2 बार मनाया जाता है, एक बार 23 मार्च को, एक बार 30 जनवरी को। कारण यहाँ मैंने दोनों बताया। 12 मई जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती पर। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, जो कि मैंने आपको बताया अभी, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट, पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, जो कि आज का क्वेश्चन था, राजीव गांधी जी की जयंती पर। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर। 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस, एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर। और 25 सितंबर अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, महात्मा गांधी जी की जयंती पर।
15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस, वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती पर। 14 नवंबर को बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि पर। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर। और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। क्लियर? तो ये आपको महत्वपूर्ण दिवस याद रहने चाहिए जो महापुरुष या चर्चित व्यक्तियों को डेडिकेट किए गए हैं। अगला, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नई दिल्ली। IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसने नेट जीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस हासिल किया, वो भी लेवल 5 में। लेवल 5 जो होता है ये टॉप लेवल का होता है दोस्तों। इसने लक्ष्य रखा था 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन होने का, नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला हवाई अड्डा होने का, लेकिन अपने टारगेट से ये 5 से 6 साल पहले ही ये टारगेट को अचीव कर लिया। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है। GMR ग्रुप के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। इसी की एक कंपनी है DIAL, तो इसी के द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, GMR ग्रुप याद रखना। अगला, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने 2024 और 2025 के लिए कितनी नई संसदीय समिति का गठन किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने अभी 6 नई संसदीय समिति का गठन किया है। संसदीय समिति मैं आपको पढ़ा चुका हूं पॉलिटी वाले क्लासेस में, पॉलिटी वाले वीडियो कोर्स में भी। तो इसमें क्या होता है, कई प्रकार की संसदीय समिति बनाई जाती हैं। संसद में कई प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं। अब इन समितियों में आप देखोगे लोक लेखा समिति होती है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति होती है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण पर समिति होती है, अनुमानों पर समिति गठित की गई है, अन्य पिछड़े वर्गों पर समिति होती है, लाभ के पद पर संयुक्त समिति है। तो ये 6 नई संसदीय समितियां गठित की गई। तो ये 6 समितियां होंगी, इनके अलग अलग कार्य होंगे। अब इन समितियों में लोक लेखा समिति जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति का कार्य देख लो। इनका कार्य होता है कि सरकार के रेलवे, रक्षा सेवाओं और PNT विभाग जो होती है, इनके मंत्रालयों में जो भी खर्चे होते हैं, जो भी अकाउंटिंग होती है, उनकी ये जांच करती है। साथ ही साथ कैग की रिपोर्ट जो आती है, कैग जानते हो आप ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो इसकी जो रिपोर्ट आती है, इसकी भी समीक्षा करने का काम लोक लेखा समिति का होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि जैसे लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, प्राक्कलन एक समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति में जो होती है 30 सदस्य होते हैं। और लोक लेखा जो समिति होती है, यही दो सबसे ज्यादा पूछी जाती है वैसे। लोक लेखा जो समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब इस 22 में ध्यान रखना 15 होते हैं लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। तो टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। ये सदस्यों की संख्या कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसको कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ESIC का महानिदेशक बनाया गया है अशोक कुमार सिंह को। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसकी स्थापना दोस्तों 1952 में हुई थी। ये एक वैधानिक निकाय है, तब से ये काम कर रही है बॉडी। तो इसके अभी ये नए अध्यक्ष या कहें डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। दोस्तों ये केरल कैडर से 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं और ये स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन पर भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्ट्री में ये संयुक्त सचिव रह चुके हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, और वित्त मंत्रालय के ये डायरेक्टर पद पे भी काम कर चुके हैं। काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। ESIC के ये अब नए अध्यक्ष होंगे। अगस्त 2024 में किस देश में शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया? तो दोस्तों एम्पिल नाम का तूफान ये आया जापान में। जापान में बताया जा रहा है कि अब तक के आए हुए कई वर्षों में जो तूफान है उसमें ये सबसे शक्तिशाली तूफान है, इसीलिए न्यूज भी बनी हुई है। तो ये पावरफुल की कैटेगरी में भी डाल दिया गया है जापान में। ये टाइफून एम्पिल है। ठीक है, वहां पर देखो चक्रवाती जो तूफान होते हैं उसको टाइफून बोला जाता है। अमेरिका में यही बोला जाता है हैरिकेन, अपने यहाँ साइक्लोन बोला जाता है। तो ये सब अलग अलग नाम है, चक्रवाती तूफान सब होते हैं, घूमता हुआ जो तूफान बनता है उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के कारण समुद्रों में। तो यहाँ टाइफून बोलते हैं ना, जापान, फिलीपींस, चाइना वगैरह में अपनी तरफ बोलते हैं इसे साइक्लोन। ठीक है, तो यहाँ टाइफून एम्पिल आया हुआ है और इसे अभी बहुत शक्तिशाली की श्रेणी में रखा गया है। अगला, हाल ही में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्र टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते?
तो देखिए 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड अभी आयोजित हुआ। ये हुआ बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में आयोजित हुआ। और इसमें भारतीय छात्र टीम ने टोटल 8 मेडल जीते हैं। 8 मेडल जो है ये टोटल जीते हुए हैं। अब इन 8 मेडल में 3 तो गोल्ड है, ठीक है, और 2 सिल्वर है और फिर 3 ब्रॉन्ज है। तो टोटल 8 मेडल हैं। तो यहाँ गोल्ड पूछा गया है तो आप 3 पर लगा दोगे। 3 गोल्ड मेडल आया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया साइंस एट द 17th इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड। तो 17वां इस बार का संस्करण था और इसे इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड के नाम से या कहें IESO के नाम से जाना जाता है, जो कि बीजिंग चाइना में हेल्ड किया गया था। कब से कब तक? 8 से 16 अगस्त के बीच में। तो भारत की 4 सदस्यों वाली टीम ने 8 मेडल जीते हैं और मैंने आपको बता ही दिया ये 8 मेडल कैसे प्रकार से। इसके अलावा ये 3 कैटेगरीज में जीते गए हैं। कौन कौन सी कैटेगरी? सिद्धांत और व्यवहारिक, पृथ्वी विज्ञान परियोजना और अंतरराष्ट्रीय टीम फील्ड जांच। अगला, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया? तो दोस्तों हैजा को महामारी या कहें एपिडेमिक घोषित किया है अभी हाल ही में सूडान के रक्षा मंत्री ने। ध्यान रहे ये किसी एक देश की बात हो रही है तो इसे एपिडेमिक कहेंगे, ठीक है ना, एपिडेमिक कहेंगे। अगर WHO जो है ये घोषित करता और कई देशों में फैलता तो उसे पैंडेमिक कहेंगे, ठीक है। चलिए मैं भी समझाऊंगा आपको। वैसे मैंने आपको एक ट्रेनिंग टॉपिक में अभी हाल ही में दिया था मंकी पॉक्स वाली, उसमें मैंने ये चीज थोड़ा सा आपको बताया था। तो यहाँ देखो, कॉलरा आउटब्रेक इन सूडान हैज किल्ड एट लीस्ट 22 पीपल सेज हेल्थ मिनिस्टर। तो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि सूडान में ये फैल रहा है, तेजी से आउटब्रेक हो रहा है और 22 व्यक्तियों की इससे मृत्यु भी हो चुकी है। कॉलरा या कहें हैजा। अब देखो एक चीज और समझिए, ये हैजा जो है ना, ये सूडान वगैरह या अफ्रीकी कंट्री वगैरह में अभी भी बहुत ज्यादा घातक है। अपने यहाँ भी कभी हुआ करता था, कभी एक टाइम पर यूरोपीय देशों में बहुत फैला था। तो हैजा जो है बहुत प्राचीनतम समय की बीमारी रही है। यहाँ पर ये तेजी से अभी फैल रही है और अब ये जानलेवा भी हो चुकी है। तो इसलिए वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने महामारी घोषित किया है, लेकिन ये वाली महामारी जो है ये एपिडेमिक है, ठीक है ना। देखो एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। तो अभी कोविड जो था वो पैंडेमिक था। पैंडेमिक कौन घोषित करेगा? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब घोषित करेगा? जब कोई एक ही बीमारी होती है, अगर वो बीमारी तेजी से फैल रही है, संक्रमण उसका दर तेजी से है और उससे जान जाने का खतरा है, तब तो WHO, और कई देशों में अगर वो फैल रहा है तब तो WHO इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित करेगा। अगर मान लीजिए वो पूरा पूरा महाद्वीप में फैल जाता है या और देशों में फैलने का खतरा है, तब उससे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करेगा कि वार्निंग के रूप में भैया आपके यहाँ जा सकता है। लेकिन अगर वही बीमारी जानलेवा हो जाती है और बहुत घातक हो जा रही है, जान लगातार जा रही है, तब WHO उसे महामारी घोषित करेगा। और जब कई देशों में या कहीं पूरी दुनिया तक वो फैलने का चांस है, तब उसे पैंडेमिक घोषित कर देगा। तो पैंडेमिक जो होगा ये समझो वैश्विक महामारी हो जाता है। और जो एपिडेमिक होता है, अगर किसी एक देश में या किसी एक छोटे क्षेत्र में कोई चीज, कोई बीमारी फैलती है और बहुत बुरी तरीके से आउटब्रेक होता है, तो एपिडेमिक उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एपिडेमिक की घोषणा की गई है। सूडान आया है, सूडान के बारे में हम बात करेंगे। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो यहाँ पर ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप जो है अफ्रीका में आओगे, अफ्रीका देश ये है, इसमें ऊपर है सूडान, नीचे साउथ सूडान है। गलती से साउथ सूडान मत लगाना, यहाँ पर बात अभी सूडान की हो रही। साउथ सूडान जो है ना, ये सबसे नई कंट्री है ऑफिशियल। आपको याद होगा UNO में 193 सदस्य देश हैं, तो 193वां जो सदस्य देश है ना, वो दक्षिण सूडान ही है या कहीं साउथ सूडान है। लेकिन यहाँ बात हो रही है सूडान की। तो सूडान में जो है, सूडान की राजधानी की अगर बात की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या होती है? यहाँ की राजधानी है खार्तूम। ये रही राजधानी इसकी, खार्तूम। और यहाँ के करंट टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ओस्मान हुसैन। हालांकि अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ओस्मान हुसैन है। और सुडानीज पाउंड जो होती है यहाँ की करेंसी होती है। क्लियर? अफ्रीका में ये पड़ता है। और अभी यहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है यहाँ पर, और इधर है कांगो। इन दोनों देशों में फैला हुआ है मंकी पॉक्स या कहें एम पॉक्स। तो वो भी खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसको WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन किया? तो प्रथम नीति निर्माता फोरम का उद्घाटन अभी हाल ही में JP नड्डा जी ने किया है। JP नड्डा ये कौन है? ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में फोरम एक उद्घाटन किया है, एक नए फोरम का, जो कि है
प्रथम नीति निर्माता फोरम। पहला संस्करण है इस बार का, नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जेपी नड्डा जी ने किया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। साथ ही साथ एक और मंत्रालय लिए हुए हैं, रसायन और उर्वरक का, तो रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। तो भारतीय फार्माकोपिया आयोग के द्वारा ये आयोजित किया जाएगा फोरम। इसमें 15 से ज्यादा देशों की नीति निर्माता और औषधि नियामक कंपनियां जो हैं ये आएंगी, हिस्सा लेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया? तो दोस्तों एक बुरी खबर आई है इंडिया के लिए। एक्चुअली में तटरक्षक बल के, इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे राकेश पाल जी। इनको हार्ट अटैक आ गया अचानक से और फिर हॉस्पिटलाइज किए गए, लेकिन इनका निधन हो गया वहां पर। चेन्नई में इनका निधन हुआ है और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर थे। तो हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, तो ये अचानक से हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा बैड न्यूज रही इंडिया के लिए। ये पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ है। 18 अगस्त को चेन्नई में इन्होंने अंतिम सांस ली। ये गनरी और हथियार प्रणालियों के विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे। इसके अलावा ये इंडियन कोस्ट गार्ड में काफी लंबे समय तक ये सेवा भी दिए थे, 34 वर्षों तक ये सेवा दिए थे और महानिदेशक के पद तक पहुंचे थे। इनका भी निधन हो गया है। तो अभी के लिए आईसीजी के अध्यक्ष का पद खाली है, देखना होगा, जब नई नियुक्ति होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। 1 फरवरी 1977 को दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और मोटो है इसका वयम रक्षामा। ठीक है ना, वयम रक्षामा, ये भी पूछा जाता है। अगला, यहाँ पर कुछ और चर्चित व्यक्तियों की निधन है। उस दिन मैंने आपको रिवीजन नहीं कराया था, तो आज रिवीजन करवाऊंगा। अभी सुजान वॉस्की का निधन हुआ, यूट्यूब की पूर्व सीईओ थी। आर.एन. अग्रवाल जी का निधन हुआ, अग्नि मिसाइल के जनक कहे जाते हैं ये। नटवर सिंह जी पूर्व विदेश मंत्री थे, इनका निधन हुआ। तुसुंग दाओ ली, ये नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक थे और इनका निधन हुआ। शोभना रनाडे जी, ये गांधीवादी समाज सेवी थी, इनका निधन हुआ। यामिनी कृष्णमूर्ति जी, प्रख्यात भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी, इनका निधन हुआ। अंशुमान गायकवाड़ जी, पूर्व क्रिकेट कोच थे, इनका निधन हुआ। कमला पुजारी, जैविक खेती के लिए जानी जाती थी, इनका भी निधन हुआ। राजीव तारानाथ, सरोद वादक थे, इनका निधन हुआ। नारायण वाघुल, आधुनिक भारतीय बैंकिंग के जनक कहे जाते थे, इनका भी अभी निधन हुआ है। अगला, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस या वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे भी दोस्तों 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को मच्छरों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए, मच्छर से क्या बीमारियां हो सकती हैं, किस प्रकार से फैल सकती हैं बीमारियां, इन सब के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाते हैं। ये दिवस 20 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 अगस्त को 1897 में सर रोनाल्ड रॉस, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये पता लगाया कि जो मलेरिया होता है ना, ये मलेरिया का परजीवी जो होता है एनाफ्लीज मच्छर, उसके द्वारा मनुष्य में फैलता है। मतलब एक्चुअली में मलेरिया जो रोग है ये होता है प्लाज्मोडियम नाम के बैक्टीरिया से, लेकिन ये मनुष्यों में एक दूसरे में कैसे फैलता है, मनुष्यों से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य या कहीं और मनुष्यों के बीच में कैसे फैलता है? ये फैलता है मच्छरों की वजह से, और ये मच्छर होते हैं एनाफ्लीज मच्छर। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होते हैं, अगर मान लीजिए किसी संक्रमित व्यक्ति को काटते हैं तो वो मच्छर जाकर के अगर किसी दूसरे व्यक्ति को काटेंगे तो उसको भी हो जाएगा मलेरिया। तो ये चीजों की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी और आगे चल करके इन्होंने टीका भी बनाया। इसके लिए जो है इनकी याद में मनाया जाता है ये दिवस, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। थीम इस बार की है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर ए मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगर आपको याद हो तो 2021 के अंत तक चाइना को दोस्तों मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। चाइना को, अभी भारत मलेरिया मुक्त घोषित नहीं है, भारत पोलियो मुक्त घोषित है। मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, याद रखना, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर? तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर छोड़ देना। सब्सक्राइब नहीं किया हो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और हाँ, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको 80% का डिस्काउंट ऑफर है और ये 21 और 22 तक ही रहने वाला है। अब तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट, इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। आप जो है वीडियो कोर्सेज अगर कोई सभी लेना चाहते हो जाकर के MZT ऐप पर चेक कर सकते हो। MZT ऐप पर जाइए, बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, फ्री क्विजेस, फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री PDF, इस वीडियो की भी PDF, डेली, मंथली, वीकली सबकी क्विज वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पेड वीडियो कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर और पेड ई-बुक्स भी आपको मिल जाएंगे। तो MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। अर्जुन बैच आया हुआ है, ग्रुप डी का बैच जो है ये आपको 30 अगस्त तक मिलेगा। 30 अगस्त तक इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा, फिर उसके बाद इसकी क्लासेस सितंबर से शुरू होंगी। और लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करें तो कारपोरेट मंत्रालय के सचिव बनाए गए हैं दीप्ति गौड़ मुखर्जी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे।
इस बार पेरिस पैरालंपिक होना है। आज आपको क्या बताना है, जम्मू कश्मीर को किस वर्ष आधिकारिक रूप से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बताइएगा कमेंट करके, बहुत ही आसान है। डेट भी आप बता दीजिएगा। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण किसने जीता था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कल की वीडियो में, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, यहाँ तक अगर देखते हुए आए हो लाइक जरूर करके जाना दोस्त। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी भेज दी जाएगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।